वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई, कैसे हो आप लोग? यस सर, आप कैसे हैं? एकदम मस्त। गुड इवनिंग मैत्री। तो स्कूल स्कूल खुल गए भाई, लोगों नहीं खुले? एकदम मैत्री, आई एम गुड टाइम। नो सर, अभी कहाँ? नहीं तो खुले? तब खुलेंगे जब वैक्सीनेशन सबको हो जाएगी, सारे बच्चों को। इधर तो यार मतलब बहुत तो सारे लेकिन उत्तराखंड में तो खुल गए। यूपी में भी खुल गए हैं स्कूल्स। यस। और बच्चे मतलब 16 अगस्त से कुछ कुछ जा भी रहे हैं, बट वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जाना जरूरी है। वॉलंटियरी आज दिल्ली में मुझे लगता है सबसे बाद में खुलेंगे, मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है। और इस सेशन में तो दिल्ली एनसीआर में खुल पड़ना बड़ा मुश्किल था, मैं इंक्लूडिंग नोएडा की भी बात करो, मुझे मुश्किल लग रहा है। यस। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी, यू कैन अंडरस्टैंड ना, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इन्फेक्शन फैलने का चांसेस मतलब हाईएस्ट चांस होता है दिल्ली में। लेकिन एग्जाम ऑफलाइन होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप तुम में से किसी के पास तो ऐसा एग्जाम का पैटर्न नहीं है कुछ लाइक कि एमसीक्यू बेस्ड होगा? ऐसा तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है कुछ। सर मिड में तो टेस्ट सर टर्म 1 एमसीक्यू होंगे पूरे। नहीं Yes. मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम की। सो बोर्ड में टर्म बोर्ड 1 हमारा एमसीक्यू होगा, सेकंड टर्म हमारा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग डिजीज वाला पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो माइक्रोब्स एंड वेलफेयर। सॉरी, वो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे आपने थे। बता दिया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1982 डिस्कवर्ड पेनिसिलिन और वो सब। हाँ, रुको जरा यार, एनसीईआरटी खोल लिया जाए तो फिर आगे चलते हैं। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर 179। माइक्रोब इन ह्यूमन, माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना, ये हम लोगों ने कर दिया था। एंटीबायोटिक्स भी हम लोगों ने कर दिया था। और सीवियस ट्रीटमेंट वाला इसके बाद और कुछ देखो जरा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इस बोर्ड के लिए, यही इंपॉर्टेंट है सीवियस ट्रीटमेंट वाला। बहुत बकवास टाइप की चीज है, बता चुका था मैं आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कुछ बताया था क्या? साहब ने ये बता दिया सर कि पेनिसिलिन रोटेटम से आता है वो सब, लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं गए थे सर। चलो ठीक है ना। तो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक। ये क्वेश्चन तो बोर्ड का भी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक आता, हालांकि 3 मार्क्स में ही है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन मैंने नीट में भी इससे क्वेश्चन देखे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक। तो भाई लोगों, एंटीबायोटिक तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबायोटिक नोट करेंगे। पहला पॉइंट, पॉइंट के फॉर्म में लिखना है ना, बुलेट के फॉर्म में 1 2 3 चाहे डाल लेना, नंबर है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीबायोटिक। एन एंटीबायोटिक शुड हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या मतलब हुआ इसका? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बैक्टीरिया को वो मार सकता है, मारना चाहिए उसे। हाँ, बहुत तरह के बैक्टीरिया को मार सकते हैं। देखो पेंसिलिन आज भी यूज होती है, दवा के यूज होती है पेंसिलिन। रीजन क्या होता है ना, पेंसिलिन का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ब्रॉड है। अब समझो, पहली खोजी गई जो एंटीबायोटिक तो पेंसिलिन था, और आज भी यूज होता है पेंसिलिन का इंजेक्शन, क्योंकि पेंसिलिन का स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है, इतने टाइप के बैक्टीरिया को कवर कर लेता है ना, ये हर तरह के बैक्टीरिया को, बहुत तरह के बैक्टीरिया को मारने की कैपेबिलिटी रखता है। तो एंटीबायोटिक की पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया के लिए एक एंटीबायोटिक, दूसरे के लिए दूसरा एंटीबायोटिक, इस तरह से हजारों एंटीबायोटिक बन जाएंगे, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया तो आप जानते हो उसकी कितनी सारी वैरायटीज हैं। ठीक है, so it should have broad spectrum, that is ability to act on, that is ability to act on various, ability to act on various pathogenic microorganisms, ability to act on
various pathogenic microorganisms. Second, it should check the development of resistant variety. It should check the development of resistant varieties. It should check the development of resistant varieties of pathogenic microorganisms. Resistant varieties of pathogenic microorganisms. Full stop. Next one. An antibiotic molecule should attack and disrupt antibiotic molecule. Just give me 1 second. तो नोट करिए, it should have broad spectrum. अच्छा, sorry, an antibiotic molecule should attack and disrupt the metabolism of pathogen. It should attack and disrupt the metabolism of pathogen. Next point. It should not cause the harmful side effect. It should not cause the harmful side effect in the host. It should not cause the harmful side effect in the host. तो मतलब जिस बंदे को डाला जाए, ऐसा ना हो कि उसकी बॉडी में डालने के बाद उसको कोई हार्म करे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारा वो डॉक्टर एनालाइज करते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा एलर्जेटिक तो नहीं है किसी एंटीबायोटिक के लिए, और पूछते हैं कि आपको और पेनिसिलिन के लिए बहुत सारे लोग रेजिस्टेंट भी होते हैं, सॉरी एलर्जेंट भी होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई किसी तरह का कोई एलर्जी तो नहीं है ना। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल should be specific on pathogen. ठीक भाई, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे एक अलग से, मतलब ये पांचों पॉइंट की प्रॉपर्टीज पूरा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, ऑल्दो some 7,000 antibiotics are known to exist. Although some 7,000 antibiotics are known to exist, where only 150 are marked. So marked.
MARKE, मतलब सर मार्क क्यों, मतलब ये नोट करो, मार्क दैट इज दे आर यूज्ड एज ए मेडिसिन, है ना, यूज्ड एज मेडिसिन। यस सर, ओके सर। ठीक है। और नेक्स्ट एक और पॉइंट नोट कर लो, ये सब पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। all the antibiotics all the antibiotics are obtained from all the antibiotics are obtained from microorganism। फुल स्टॉप। अगली लाइन अंडरलाइन करेंगे, the material extracted from green plant, the material extracted from green plants or from other microbial sources or from other microbial sources, or from other non-microbial sources, from other non-microbial sources are not included in antibiotics। ठीक है भाई लोगों। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एंजाइम। तो अपन एंटीबायोटिक निकालते हैं और कुछ एंजाइम में निकालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पहले तो एंजाइम की डेफिनेशन नोट कर लो, आपने 11th में हालांकि पढ़ रखी हो कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, नोट करिए। द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, फुल स्टॉप। दे आर बायोकैटलिस्ट, है ना। देखो एंजाइम, जिन लोगों को पास एंजाइम के जो 11th में पढ़ते थे उनके पास तो एंजाइम्स के नोट्स हैं, ठीक है ना। और जो लोग नहीं पढ़ते थे 11th में मेरे मुझसे, वो लोग भी मैंने एंजाइम्स के नोट दे रखे हैं, निष्कल जी के पास में है, ठीक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स, बढ़िया नोट्स है, ले लेना, आपका काम चल जाएगा। आपका नीट पूरा मैंने वो नीट के लिए बना रखे हैं, ठीक है। तो जिसके पास ना हो वो ले सकते हैं एंजाइम की, इसलिए मैं आपको उसमें इंड्यूस फिट मॉडल भी है, की एंड लॉक मॉडल भी है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ना, नॉन एंजाइमेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, एंजाइम का नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे एंजाइम को नाम देते हैं, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज ओवर देयर, ठीक है। एंड इन लूसिड फॉर्म मेरे हैंड राइटिंग में है, ठीक है, डायग्राम भी और होगी। तो नॉमेनक्लेचर आता है नीट में? हाँ साथ एंजाइम का नॉमेनक्लेचर आता है पूछने के लिए? हाँ, डिहाइड्रोजनेज ये नीट के लिए है, एक वो एक्सक्लूसिवली नीट के लिए है ना। ओके। अब देखो जैसे होता है ना एंटेरोकाइनेजेस, तो वो किस पे एक्ट करेंगे, पूछ लिया, एंटेरोकाइनेजेस विल एक्ट ऑन फॉलोइंग, आप पता ही नहीं है, डिहाइड्रोजिनेजेस वो क्या करेगा, ठीक है, यस ट्रांसफरेजेस वो क्या करेगा, पढ़ा होगा ना, ये तो सब आते हैं टर्म्स, है ना। यस यस सर। तो अब ये पूछा देखना नीट में इस तरह क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, है ना, तो उसके लिए आप उनसे ले लेना। ओके सर। तो enzymes are proteinaceous in nature, full stop। They are biocatalyst, they are biocatalyst which catalyzes, they are biocatalyst which catalyzes biological reaction, they are biocatalyst which catalyzes biological reactions without themselves undergoing any change, without themselves undergoing any change, full stop। The term enzyme was coined by, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो टर्म एंजाइम was coined by विलियम कुहने, इन्होंने एंजाइम टर्म दिया था। द टर्म एंजाइम was
coined by William Pune. और इसी के नीचे लिखना out of 2200 known enzyme, out of 2200 known enzyme, only 1 to 1.5% out of 2200 known enzyme, only 1 to 1.5% of enzyme are used in industries. So 121% कैसे यूज करेंगे? अच्छा 1 to 1 to 1.5%. ओके सर yes. मतलब ये इसका 1 से 1.5%, मतलब कुल मिलाकर के, है ना, 22 से लेकर सॉरी के, सर मुझे लगा वो 121.15 कह रहे हैं आप. ना ना, तो ये 2200 जो है इनमें से 1 to 1.5% का हम यूज करते हैं. मतलब 25-30 एंजाइम ही ऐसे जिनका यूज होता है इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनली. ठीक है, अब भाई साहब एक एंजाइम नोट करो, है ना. आप देखना 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नोट करके लिखिए. इसके नीचे नीट का है ये, प्योरली इसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं पूछेगा बोर्ड में ये आपसे, लेकिन ये नीट में कई बार पूछा हुआ. क्लॉट बस्टर किसको कहते हैं? हाँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन. या क्लॉट बस्टर कहाँ से निकालते हैं, क्लॉट बस्टर का कैसा यूज होता है, आप देखोगे जब आप ओल्ड पुराने पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा नीट में. तो नोट करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज. Streptokinase enzyme is obtained from Streptococcus, Streptococcus bacteria. So It is please used pardon. streptokinase enzyme. Streptokinase enzyme is obtained from Streptococcus bacteria. Streptococcus bacteria. स्टॉप. ये आमना क्यों नहीं आ रही यार, बहुत दिन से उसको बोलना. ऐसे कैसे चलेगा भाई, है? जिसके भी कांटेक्ट में उसको मैसेज करना मेरी तरफ से, ठीक है भाई. आप क्यों नहीं आ रहे हो? दिस इज एंजाइम यूज्ड एज क्लॉट बस्टर. दिस इज एंजाइम यूज्ड एज क्लॉट बस्टर. भाई साहब आप समझते हैं क्लॉट बस्टर क्या होता है? कोई बताएगा क्लॉट बस्टर क्या होता है? यस अगर ब्लड के अंदर एक क्लॉट बन जाता है गलती से, उसके वेसल अटक जाती है, तो उसको क्लॉट बस्टर यूज करेंगे ताकि उसको क्लॉट हट जाए, तो ब्लड फ्लो नॉर्मल. राइट. तो क्लॉट बस्टर जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है. तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, आदमी गिर गया, सर के बल गिर गया, सर पे कोई ये वेसल जा रही है ना, या आर्टरी जा रही है, बस उसके अंदर क्लॉट हो गया. अब उससे ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, फट सकती है नसें दिमाग की, है ना. और तो पता ना स्नेक बाइट में भी यही होता है. स्नेक बाइट में भी यही होता है, क्लॉट बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और आदमी मर जाता है. तो वो देखा है सर यूट्यूब पर एक वीडियो है सर, वो स्नेक के वेनम को ब्लड पे डालता है तो ब्लड एक सॉलिड जैसा बन जाता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अरे अभी कल एक बाबा जी हैं, उनको सांप काट लिया, उन्होंने बोला चूहा काटा है मुझे, बहुत देर तक घूमते रहे, थोड़ी देर बाद वो बेचारे निपट गए. तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं, इतना भी डेयर नहीं करना चाहिए, है ना. सांप चूहे में फर्क होता है भाई. तो ऐसे ही होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग हुई है, वो कार्डियक अरेस्ट हुआ, फिर आदमी झेल नहीं सकता है, फिर पॉसिबल नहीं है. और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, ये ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप दोबारा से ब्लड को क्लॉट को डीक्लॉट कर दो, समझ रहे हो ना, कि दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करो. दैट इज नॉट प्रोसेस. उसका एक ही तरीका, उसको निकालना ही पड़े, क्लॉट बस्टर्स डाल डाल के उसको मेल्ट कर करके उसको निकालना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, ऐसे ही बचाया जा सकता है. तो इसीलिए तो वो प्रोटीन होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग कर देता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है.
तो इनको हम क्या करते हैं कि जैसे कोई बंदे को कहीं पे क्लॉटिंग हो गई वेसल्स में, आर्टरीज में, क्लॉट बस्टर डाला, वो जहां जहां पूरे ब्लड के साथ घूमता जाएगा, जहां पे क्लॉटिंग होगी क्लॉट को डिसॉल्व कर देगा और फिर से रास्ता साफ कर देगा। तो दैट्स हाउ दे वर्क। तो इसके लिए हम लोग जो एंजाइम यूज करते हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकालते हैं। नोट करेंगे, इट इज तो क्या लिखा, क्लॉट बस्टर is used for removing clots from the blood vessels through dissolution of intravascular fibrin, through dissolution of intravascular fibrin। क्या होती भैया बताओ, फाइब्रिन क्या होती भाई लोगों, मैत्री क्या होती फाइब्रिन? सो फाइब्रिनोजन होता है ना जो एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज को, उससे थ्रोम्बिन बनता है, फिर वो क्लॉटिंग हो जाती है। हाँ देखो, फाइब्रिनोजन है ना, तो मतलब क्या हो गया, इनएक्टिव स्टेट हो गई, और वो क्या होता है फाइब्रिन, मतलब क्या हो गया, एक्टिव स्टेट। तो ये फाइब्रिन क्या होती है, कुल मिलाकर के अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये प्रोटीन जो होती है ये वही होती है जो हमारे ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिन है ना। तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिनोज को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है ना। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिन दोनों मिलकर के हमारे किसी भी वुंड के ऊपर लेयर बना लेती हैं। ये वही होती है जो घाव के ऊपर या वुंड के ऊपर जो एक लेयर से बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करती है और फिर एक्स्ट्रा ब्लड को ऊज आउट करने से रोकती है। तो फाइब्रिन की बनी होती है। तो फाइब्रस प्रोटीन होती है, इसको डिसॉल्व करके ये ब्लड क्लॉट को रिमूव करने का काम करती है। नोट करेंगे, इट इज इफेक्टिव इन दोज पेशेंट who have undergone myocardial infarction, which have undergone myocardial infarction, मैं लिख देता हूं, which have undergone myocardial infarction। तो इन्फाक्शन नहीं होगा, INFARCTION। इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्रैक्शन है, इन्फ्रैक्शन मैं लिख देता हूं, यही है मायोकार्डियल, यही वही फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन, इनफ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। एक चीज और लिख लो सर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है? यार, इसमें क्या होता है ना कि थ्रेड जैसा जो ये थ्रेड जैसे वो बनने लगते हैं, प्रोटीन के, फाइब्रिन प्रोटीन के थ्रेड बनने लगते हैं, हार्ट में ही होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हार्ट में हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, मुझे भी इतना ही पता है। तो थ्रेड बन जाता हाँ, थ्रेड जैसा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर वही इसके अंदर, हार्ट के अंदर थ्रेड जैसे डेवलप होने लगते हैं ना। तो जिससे क्या होता है ना कि कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उसे हार्ट फेल होने के चांस होते हैं। है। ओके सर। तो वो सब टिश्यूज को डिसॉल्व करके है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है। एक और काम लिख लो, स्ट्रेप्टोकाइनेज इज आल्सो नोन एज TPA। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज आल्सो नोन एज TPA। TPA का फुल फॉर्म है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। डन सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया सबको? यस सर। एक चीज और लिख लो इसी में, प्रोटीएजेस आर यूज्ड इन प्रोटीएजेस। तो आप समझ रहे हो ना,
प्रोटीएजेस कौन होंगे? जो प्रोटीन पे काम तो करें। प्रोटीन को डिसॉल्व करते हैं। हाँ, प्रोटीन को डिसॉल्व करें। तो प्रोटीएजेस आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। प्रोटीएजेस आर यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। amylases used to degrade starch. रेनेट जानते हो? रेनेट क्या होता है, जानते हो? सर ये तो प्रोटीन होता है ना, आई थिंक। हाँ, कहाँ कहाँ यूज होता है? ठीक है, तो बता दूं कहाँ यूज होता है, लेकिन आप में से कुछ लोग चीज खाना छोड़ देंगे अगर मैं बता दूंगा। मैंने छोड़ दिया है जब से मुझे पता चला। क्या जी? देखो, तो यस यस सर, मुझे याद आ गया सर। रेनिन इसलिए याद है सर क्योंकि वो एक्चुअली मैंने चीज यूज करते हुए बनाते हुए वो यूज करा है इसे। आई थिंक हाँ देखा होगा है। अच्छा, काउ यूज किया है। यूरिन होता है ना, आई थिंक ये। नहीं नहीं नहीं, नॉट काउ यूरिन, कुछ ऐसे ही होता है सर। वो चीज के अंदर मिलाते हैं ताकि जो है वो हो जाए, क्या कहते हैं, एक सॉलिड में बन जाए। राइट राइट राइट। रेनेट जो टेबलेट होती है, एक्चुअली जो कार्ब्स होते हैं ना, बछड़े होते हैं ना, तो कार्ब्स के स्टमक से रेनिन निकाला जाता है। यस तो सर, यस। रेनिन कार्ब्स के स्टमक से निकाला जाता है, उसको निकाल करके उसको सॉलिडिफाई करके टेबलेट में कन्वर्ट करते, उसको रेनेट कहते हैं। और चीज को बनाने के लिए, मतलब वो जो बता रहा है, सॉलिडिफाई करने के लिए, चीज थोड़ा डिग्रेड करने के लिए, चीज को बनाने के लिए इन टेबलेट्स का यूज होता है, इनको रेनेट टेबलेट कहते हैं। तो नोट कर, रेनेट इज, हाँ कुछ पूछ रहा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। है। रेनेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टमक। मैत्री मजा आया? रेनेट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बहुत चीज का yes है, sir. extracted from stomach of calves, stomach of calves, and that contain enzyme renin, that contain enzyme renin. It is used in cheese making. ठीक है, चलो इतने सारे एंजाइम हो गए। नेक्स्ट हेडिंग डालो, विटामिन। क्लॉट बस्टर पूछा हुआ है, रेनेट पूछा हुआ है, आप देखोगे उसमें नीट में विटामिन। अब विटामिन क्या होते हैं, ये बता सकता है विटामिन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? सर न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन। Preparing tissues. क्या करना होता है? रिपेयरिंग टिश्यू? नहीं मैत्री। मेटाबॉलिक रोल बताओ बस आप। देखो मेटाबॉलिक रोल क्या होता है, तो ये एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते होंगे। हाँ राइट, ये Yes, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है, और बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो तभी मैंने आपको कहा एंजाइम वाला आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ कुछ एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप विटामिन भी होता है, तो उन एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। तो कुल मिलाकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो में जैसे एंजाइम सर के थायरॉक्सिन फंक्शन। आयोडीन के बिना नहीं बनेगा ना, तो वो एग्जैक्टली राइट राइट एग्जैक्टली। तो वहां पे आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन ये इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, इसीलिए आयोडीन बिना बिना आयोडीन के नहीं बनेगा एंजाइम, है ना। तो नोट करिए, विटामिन आर इज एसेंशियल डाइटरी फैक्टर। विटामिन आर essential dietary factor required in small amount, required in a small amount by required in a small amount by organism. Next point,
they influence the growth and metabolism. They influence the growth and metabolism through direct nutritive effect. Full stop. Deficiency of vitamin causes disease. First vitamin, next point है, first vitamin was discovered by Casimir Funk in 1911. 1911 में विटामिन की खोज हुई। और कुछ खास बात थी क्या 1911 में? 1911 और भी कुछ खास बात इस बात की? So World War One. हाँ, World War One. और कुछ हिस्टोरिकल कोई खास बात है? 1911 हमारे लिए हिस्टोरिकल है क्या? 1911 वो दिन, वो ईयर था जब इंडिया की कैपिटल दिल्ली बनी। इसके पहले कोलकाता हुआ था कैपिटल, है ना? 1911 में जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली को कैपिटल बना दिया, इसलिए 1911 याद रखना। और फंक ने विटामिन खोजा, है ना? कोरिलेट करके याद रखा करो। Yes sir. So he successfully isolated, अब पूछा जाता कौन सा विटामिन exactly, he successfully isolated vitamin B1. He successfully isolated vitamin B1. ठीक है? और नोट करेंगे प्रेजेंटली, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे प्रेजेंटली विटामिन B12 is produced commercially using the industrial strain of Propionibacteria. मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, Propionibacteria। तो ये तो वही है ना जिसमें जैसे स्विस चीज बनाने में यूज करा था। हाँ हाँ राइट, वही है, उसी की स्ट्रेन है प्रोपेनिबैक्टीरिया। ठीक है, और वही सेम चीज जो प्रोपेनी शर्मिनी जो लिखवाया था ना, वही प्रोपेनी शर्मिनी। एक और लिख लो, विटामिन B2 is commercially obtained by Asbestos, ASHBYKGOSSYTII, Asbestos। ठीक है, तो एंजाइम्स ये बता दिया। अब आते हैं भाई साहब असली कहानी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो ये आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो भाई लोगों हेडिंग डालो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अच्छा बाकी लोग जेनेटिक्स और वो पढ़ रहे हैं, बायोटेक पढ़ रहे हैं? देव्यांशी Yes, sir. पढ़ाई हो रही है?
देवांशी कुछ पूछती नहीं, इसको 2 साल हो गए। क्यों देवांशी, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ ना कुछ। देव्यम, यस सर। भाई साहब पढ़ाई हो रही है? यस सर। तो जेनेटिक्स और बायोटेक पढ़ रहे हो ना? यस रिवीजन सर। करो सब लोग। यस सर, अभी जेनेटिक्स पे ज्यादा फोकस है क्योंकि मेरे एग्जाम में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स हैं, मतलब जेनेटिक्स के 2 बिल्कुल चैप्टर्स हैं। बिल्कुल पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तो कुछ पूछो, ठीक है, क्लियर करो। यस नंबर पूरे में पूरे आने चाहिए भाई साहब। यस जुआरिया, यस सर, हो रही है। वही है। तीशा, यस सर। और कौन बचे? अनुष्का, अनुष्का पढ़ाई हो रही ना? मैं किसी दिन टेस्ट दूंगा जेनेटिक्स का, है ना? यस। मैं पहले से बता दूंगा, सबके कैमरे ऑन करवा दूंगा, कोई नकल नहीं कर पाएगा। वर्बल टेस्ट दूंगा 10-15 मिनट, फिर देखूंगा किसको आता है कौन भूल गया, इसलिए तैयार रखना। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बिल्कुल तैयार रखना, मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ, ठीक है? ओके चलो भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है बड़ा, मैं आपको सिंपली पहले समझा देता हूँ क्या ये क्या चीज़ है, किस बला को बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो आप में से दिल्ली वैली में रहते होंगे उन लोगों को पता भी होगा, है ना, कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नॉर्मली हम लोग छोटे सिटीज में दूर बने होते हैं तो हमको पता नहीं चलता, हालांकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलमोस्ट सभी शहरों में होता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का देखो यूज क्या, तो पहले जिक्र करिए। बायोगैस प्लांट को दिखाने, एक सेकंड दो मुझे, मैं बताता हूँ आपको। देखता हूँ अगर डायग्राम होता तो मैं आपके साथ डायग्राम शेयर करता हूँ, वरना मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये मैं जस्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो बढ़िया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको डायग्राम। तो देखो क्या होता है, हर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है भाई साहब कि ये अब हम आप हमारे आपके घरों से निकल करके जितना सीवेज बाहर निकलता है, आपके किचन से जा रहा है, आपके वॉशरूम से जा रहा है, सब जगहों से पानी निकल करके, कुछ लोगों ने छोटे-मोटे होटल्स खोल रखे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, हर जगह से पानी निकल करके वो गटर में जा करके, सबकी नालियों से निकल करके गटर में जा करके फाइनली एक बड़े से गटर से बाहर निकलता है। अब उस पानी को किया क्या जाता है? ऑब्वियसली उसको किसी न किसी रिवर में गिराया जाता है, ठीक है? जिससे कि इंडिया की रिवर पॉल्यूटेड हो रही है, इनफैक्ट सम रिवर्स आर डाइंग, ठीक है? तो अ, अब सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है, उसमें क्या होता है कि पूरे शहर से गया हुआ जो गंदा पानी होता है वो जाता है। दिल्ली में द्वारका में बना हुआ है, नॉर्थ दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास बना हुआ है ना? बहुत सारी जगह पे ऐसे प्लांट बने हुए हैं। तो उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में देखो पहले सबसे पहले वो सीवेज गया, तो रॉ सीवेज इन फिल्टर्ड चेंबर।
तो पहले जाता है, इसमें बड़ी बड़ी जालियां लगी होती है। तो ये क्या करता है, वो बड़ी सी पॉलीथीन हो गई, कोई प्लांट का पार्ट हो गया, एनिमल का पार्ट हो गया, बड़े पत्थर हो गए, उन सबको रोक करके किनारे करने का काम करता है। तो रॉ सीवेज इनलेट, तो ये रॉ सीवेज इनलेट उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है ना। तो ये देखो कोर्स स्क्रीन है ना, फाइन स्क्रीन। तो ये क्या करता है, पहले बड़े बड़े टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं जालियों से, फिर छोटे वाले टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जाने के बाद या ग्रिड रिमूवल, ग्रिड मतलब क्या हो गया, छोटे मोटे जो पत्थर बालू टुकड़े स्टोन्स के टुकड़े उनको ग्रिड को निकाला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी कैल्सीफायर है ना, यहाँ पर जाकर के इसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं और उसको इसमें बैक्टीरिया फैक्टीरिया उनको मारने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग, है ना, डिसइंफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर इसको निकाल के ये जो अब ये क्या होता है यहाँ पे, अब समझना मेरी बात को, ये जो कैल्सीफायर होता है, तो पहले हमने क्या किया कि इसको डिसइंफेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कैल्सीफायर है, इस कैल्सीफायर में नीचे की तरफ अब क्या होता है, ऊपर की तरफ पानी चला जाता है और नीचे की तरफ, समझिए देखो बताओ, अरे देखो अब यहाँ पर क्या है कि ये एक्चुअली मैं इस पे लिख नहीं सकता हूँ आज, ये कुछ गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पर। आपको समझना पड़ेगा, ऐसे मैं यहाँ पे राइट डाउन नहीं कर सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें ये प्राइमरी का ये स्लज इसको बोलते हैं, स्लज। तो स्लज यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेस स्लज। स्लज क्या होता है, तो आपने कीचड़ में देखा होगा, तो नाली में ऊपर पानी बहता रहता है, दूसरा नीचे में लिक्विड वाला जो पार्ट होता है ना, स्लरी टाइप का जो पार्ट है उसको हम स्लज कहते हैं। तो उस लिक्विड जो जेल टाइप का पार्ट होता है उसको निकाल के अलग कर देते हैं। तो स्लज को निकाल करके हमने एक अलग चेम्बर में डाल दिया है ना, एक्सेस ऑफ स्लज। इसको निकाला और निकाल करके जो एक्सेस स्लज होता है इसको डाला दूसरे वाले चेम्बर में डाल दिया है ना, और डाल करके जो स्लज होता है इसको ये दो स्लज थिकनर, इससे क्या करते हैं वाटर और निकाल लेते हैं, वाटर निकाल के ऊपर वाले चेम्बर में डाल देते हैं। अब नीचे की तरफ स्लज मतलब जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको हम अलग करते जाएंगे। उसके बाद स्लज स्टेबलाइजेशन, मतलब स्लज को और कंसंट्रेट करते हैं और सॉलिड करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद ये देखो यहाँ पे स्लज, ये स्लज ड्राइंग बेड्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लज को सुखा देते हैं। सुखा देने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो स्लज अगर खराब टाइप का हुआ तो उसको कहीं पे फिलिंग करने का काम में ले आते हैं, या कई बार क्या होता है इससे हम कंपोस्ट बनाने का, खाद जिसको बनाने का काम करते हैं वो भी काम करते हैं। ठीक है, अब ऊपर से क्या होता है, जो पानी वाला पार्ट था, तो कीचड़ वाला पार्ट तो नीचे चला गया, स्लज उसको सॉलिडिफाई करके हमने अलग कर दिया। दूसरा जो पानी वाटर वाला पार्ट था उसको हमने यहाँ पे डाला। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, स्लज वाले पार्ट से वाटर निकाल करके, एक्सेस स्लज से है ना, जो वाटर निकाल करके इसको यहाँ पे हमने डाल दिया, जो गंदा वाला पानी है। अब इसको एयरेशन टैंक में डालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एयर देते हैं। एयरेशन टैंक में क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, एयर सप्लाई करते हैं। एयरेशन करने की वजह से इस पे बायोफ्लॉक्स जिनको बोलते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसमें जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब कि डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। उसके बाद इसको हम सेकेंडरी कैल्सीफायर में डालते हैं। सेकेंडरी कैल्सीफायर में डालने के बाद इसमें क्या करते हैं, फिर से जो स्लज होता है उस पार्ट को निकाल करके इस वाले चेम्बर में डाल देते हैं। और फिर इसमें क्या करता है, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ये चेम्बर पूरा क्लोज होता है, तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम काम करवाते हैं। फिर एनारोबिक बैक्टीरिया अपना फंक्शन करते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम करने के बाद क्या करते हैं कि उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आखिरी में इस पानी को ये ट्रीटेड वाटर टैंक इसमें इकट्ठा कर देते हैं और इसको फिर से नदी में गिरा देते हैं। इस तरह से ये काम करता है म्युनिसिपैलिटीज में, जो स्लज अलग करने वाले पार्ट होते हैं। और यहाँ पर देखो ये स्लज वाला पार्ट है ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया, इससे कंपोस्ट निकालते हैं, इससे गैस भी निकालते हैं, गैस भी बताते हैं, मीथेन गैस इससे निकलती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसी से निकाल लेते हैं। तो ऐसी ऐसी गैसेस निकालते हैं। समझ आया भाई? सर इसमें क्लोरीन नहीं यूज करते कभी भी? क्लोरीन यार नहीं यूज करते इसमें। क्लोरीन हम लोग उसमें यूज करते हैं जो वाटर सप्लाई आता है। ओके सर। तो एनारोबिक और एरोबिक रीजन क्या हो जाएगा ना, अगर हम लोग क्लोरीन यूज करेंगे ना, तो ये जो यहाँ पे एरेशन टैंक में हमने जो बायोफ्लॉक्स पैदा किया ना, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया, ये मर जाएंगे, है ना। तो क्लोरीनेटेड वाटर में क्या होता है कि शायद कि क्लोरीन जो होता है ना, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर देता है, फाड़ देता है, और जिससे कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर हमने पानी में क्लोरीन मिला दिया तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते।
तो तो हम अगर लोग लेकिन सिर्फ पानी के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिया तो फिर वो डेंजरस नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, वो तो क्या वो तो जाकर के अब रिवर में चले जाते हैं, है ना। अब देखो हार्मफुल तो है, खैर ऐसा नहीं है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एरोबिक एक्टिवेट रहते हैं, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो आप पानी गिरा रहे, तभी तो डिजीजेस फैल रही हैं। पोल्यूशन कैसे हो, रिवर पोल्यूटेड क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हैजार्ड को मिनिमाइज करने का सिर्फ काम करते हैं साथ। अब एक चीज और देखो, क्या इसमें क्रोमियम नहीं है कि नहीं, लेड है, क्रोमियम है, हैवी मेटल सब है खतरनाक, वही क्या करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं। अब ये इसी पानी से, रिवर के पानी से सब्जियों की सिंचाई होती है, वो हैवी मेटल जाकर के जो वेजिटेबल में डिपॉजिट हो जाती हैं, वेजिटेबल से फिर से हमारी बॉडी में आ जाती है, यही बायोमैग्निफिकेशन है। यस सर। ऐसे ही है। तो इसी तरह से ये सब जो चीजें पोल्यूट हो रही हैं, वेजिटेबल पोल्यूट हो रही हैं, फूड ग्रेन्स पोल्यूट हो रहे हैं, डिजीज फैल रही है, इसकी तो और नहीं रीजन। तो चलो भाई, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये तो तुम्हारे समझने के लिए हो गया, ये तो तुम बना नहीं पाओगे, है ना। बना तो सकते हो, ऐसा नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे मैं कहता हूं उसको कॉपी कर लेना, जो मैं बना ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको बोर्ड में, और ये बोर्ड में पूछा जाने वाला फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं। ये बायोगैस ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन वो लास्ट ईयर आ चुका है इसी साल। तो मुझे लगता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आया था, मतलब 2 साल पहले आया था। तो इसका मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पूछे आने के चांसेस ज्यादा है इस बार। तो इसलिए बोर्ड के लिए आप इसको याद रखना, इसका डायग्राम बिल्कुल याद रखना, इसमें कोई डबल थॉट मत रखिएगा। तो 2 इस तरह से आपको बनाने हैं चैम्बर। ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड दिस इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ करते हो, साथ साथ करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम समझ तो चुके ही हैं, रॉ सीवेज जो घरों से निकला, इस रॉ सीवेज को हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। एंड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन तो मतलब वही, फिल्टर किया, बड़ी बड़ी जालियां लगा के, सेडिमेंट मतलब बड़े बड़े पत्थरों को अलग कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये वाला जो एक चेंबर है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेटिंग। प्राइमरी सेटिंग। तो जब हमने प्राइमरी सेटिंग किया, प्राइमरी सेटिंग प्रोसेस क्या, प्राइमरी सेटिंग प्रोसेस ही वही प्रोसेस थी जिससे कि हमने क्या किया था, सॉलिड और लिक्विड वाले पार्ट को अलग कर लिया। तो फिल्ट्रेशन करके इससे पत्थर वत्थर निकाल लिए, सिलिका निकाल ली। अब प्राइमरी सेटिंग में हमने स्लज को अलग कर लिया और इफ्लुएंट को अलग कर लिया, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इधर से 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, प्राइमरी सेटिंग का मतलब हुआ 2 पार्ट हमने इससे अलग कर दिए। कौन कौन से 2 पार्ट अलग कर दिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्रिड, ग्रिड है ना, ग्रिड हमने अलग किया, ग्रिड प्लस स्लज। स्लज वही लिक्विड वाला पार्ट, ग्रिड मतलब छोटे छोटे पत्थर, है ना। तो छोटे छोटे पत्थर, सिलिका, और स्लज मतलब वही लिक्विड वाला पार्ट, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ग्रिड को हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लिया, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ग्रिड अलग हो गया, और दूसरा क्या अलग हो गया, इफ्लुएंट जो वाटर वाला।
इफ्लुएंट, है ना। तो इफ्लुएंट क्या हुआ, वाटर, इसको हमने अलग कर लिया। अब ये स्लज से मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग क्या बनाते हैं, इससे कंपोस्ट बनाते हैं, खाद वगैरह बनाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर ये ज़्यादा खराब जो पार्ट होता है उसे लैंड फिलिंग का काम करते हैं, गड्ढे-वड्ढे भरने का। लैंड फिलिंग, सड़कें बन रही हैं, भरना है, फिलिंग करना है, बोलो भर दो इसको, लैंड फिलिंग का काम करते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो इफ्लुएंट होता है इसको भाई साहब हम लोग लेके जाते हैं दूसरे वाले चेंबर, दूसरे चेंबर में ले गए, है ना। अब दूसरे चेंबर में ले जाने के बाद इसको हम लोग पास करते हैं किसमें, सेकेंडरी सेटिंग में। अब हम लोग इसकी करेंगे सेकेंडरी सेटिंग। तो सेकेंडरी सेटिंग में भी इसका मतलब कुछ हम सॉलिड वाली चीज इसको अलर्ट करते हैं, है ना। अब सेकेंडरी सेटिंग में, अब देखिए इसको हम लोग पास करते हैं किसमें, एयरेशन टैंक। तो वही ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने का काम करते हैं, ठीक है। जब एयरेशन टैंक से इसको पास कर दिया तो हम लोग एयरेशन टैंक से पास करने के बाद जो पार्ट निकलता है उसको एक्टिव स्लज कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो एक्टिवेटेड स्लज वो है जिसपे एरोबिक बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज था, है ना, जो सेकेंडरी, तो प्राइमरी वाला स्लज तो हमने अलग कर दिया। अब भी जो एक्टिवेटेड स्लज था इसको हमने क्या किया, इस वाले स्लज को एनारोबिक चेंबर में डाल दिया, एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया। तो एनारोबिक डाइजेस्टर क्या करेगा, वो फिर डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। अब एनारोबिक यहाँ से क्या क्या हमें निकलेगा, यहाँ से हमने बायोगैस निकाल लिया, ठीक है, इसी स्लज वाले पार्ट से। फिर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे मैन्योर निकाल लिया, फिर खाद वगैरह, फिर से कुछ खाद वगैरह बना लिया, है ना, ये सब। और जो बेकार का हुआ उसे लैंड फिलिंग में यूज कर लिया, लैंड फिलिंग। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने जब सेकेंडरी सेटिंग की तो दो तरह के स्लज वाला पार्ट तो इधर चला गया ऊपर की तरफ, जिसको हमने क्या किया, एरोबिक और एनारोबिक में पास किया। अब ये क्या हुआ, लिक्विड, ठीक है, ड्रॉप टू रिवर, इसको नदी में गिरा देते हैं, ये है। ठीक भाई, यस सर। इसको कॉपी कर लो, ये बना के आना, है ना, ये इजी भी है और ये आप बना भी सकते हो, ये आप दिमाग से बना दोगे और मुश्किल से अगर 5-10 पॉइंट लिख दोगे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, इस तरह से डायग्राम बनाना है, बस 6-7 पॉइंट, 7 से 10 पॉइंट लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। डन सर। ठीक है भाई, तो मैं इसमें लिखवा देता हूँ आपको, है ना, इसको आप नोट कर लो। तो आपको डालना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, नोट करिए। सीवेज इज सीवेज इज municipal wastewater. Sewage is municipal wastewater which include human and animal excreta, human and animal excreta, washing water, etc. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, chemically sewage is consist of approximately 99%. Chemically, sewage is consist of approximately 99% water and 1% waste, which is solid, include both
organic and inorganic, include both organic and inorganic matter. Next one. Municipal sewage treatment is carried out in 2 steps or 2 parts. Municipal sewage treatment is carried out into 2 parts. First, heading A, primary treatment. Primary treatment of sewage is mostly mechanical, where removal of coarse solid material, through filtration, and sedimentation takes place. Next point. First of all, sewage is diluted by passing through number of filters. Sewage is diluted by passing through number of filters which remove polybags, large plant and animal parts. Full stop. Next one. Filtered sewage is passed into a grid chamber. Filtered sewage is passed to a grid chamber where coarse solid material settle down due to gravity. Coarse solid material settle down due to gravity. Full stop. Next point. After this, sewage is allowed to pass sedimentation tank. Sewage is allowed to pass sedimentation tank where suspended material settle down. Full stop. The settled material forms primary sludge. Settled material form primary sludge, which is used in
formation of compost, which is used in formation of compost and land filling. Next is secondary treatment. In secondary treatment, the effluent from primary tank is taken. Next point. It is purely फर्स्ट रिपीट कर दो एक बार. in secondary treatment, effluent from primary tank is taken. In secondary treatment, effluent from primary tank is taken. Full stop. Next point. It is purely biological treatment. It is purely biological treatment where microbial treatment is done. Where microbial treatment is done. So purely biological. Purely biological treatment where microbial treatment is done. Next, effluent is passed through large aeration tank. Effluent is passed through large aeration tank where it is continuously agitated. Where it is continuously agitated. क्यों? ताकि एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो सकें. Where it सेम is हमारा वो जेनेटिक्स के अंदर था ना कि बायोटेक के अंदर सॉरी कि वो बायोरिएक्टर में राइट के लिए एजिटेटर था. राइट बायोरिएक्टर में हमने यूज किया था. हाँ ठीक है. Where it is continuously agitated mechanically. Full stop. Air is allowed to pass in this chamber. Air is allowed to pass in this chamber to make it. Air is allowed to pass in this chamber to make it aerobic. Full stop. इसी में लिखेंगे. It helps in the growth of aerobic oxidizing bacteria. It helps in growth of aerobic oxidizing bacteria. ठीक है. These aerobes grow in large number. These aerobes grow in large number and called flows. FLOE. So flocks FLOC. FLOCS flocks. ठीक है. So large number which are known as flocks. अगर आपसे पूछा जाए बायोफ्लॉक्स क्या है, इन्हीं को बायोफ्लॉक्स भी कहते हैं. ठीक है.
नहीं एक चीज देखो ना, these एक मिनट रुकना, क्या लिखा स्टेटमेंट बताओ मुझे जरा, क्या लिखा? These aerobes grow in large number and are called flocks. फ्लॉक्स नहीं, फ्लोस लिखो, FLOES, कॉल्ड फ्लोस, है ना? मैं फ्लॉक्स लिखा हूँ, फ्लॉक्स क्या है? फुल स्टॉप। ऐसे नहीं, रुको, these ये लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या लिखा, फिर से बताना साथ, एक बार प्लीज बताओ, गड़बड़ हो गई। These aerobes grow in large number and are called flows. कॉल्ड हटा दो। These aerobes grow in large number and form, these microbes grow in large number and form flows। ठीक है, इनको फ्लोस कहते हैं। ठीक है, ये जब लार्ज नंबर में ग्रो कर जाते हैं तो इनका जो ये क्या बोलते हैं, जो सॉलिड टाइप का मटेरियल बन जाता है, इसको फ्लोस कहते हैं। ठीक है, और इन सबको मिलाकर के जितने टाइप के बैक्टीरिया उनको फ्लॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोस क्या होता है, ये बैक्टीरिया और जो स्लज के साथ में ग्रो करने वाला जो पार्ट होता है ना, सॉलिड टाइप का पार्ट, उसको फ्लोस कहते हैं। ठीक है, ग्रो इन फ्लोस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट नोट करेंगे, now the effluent is passed, next point है, now the effluent is passed through sedimentation tank, now the effluent is passed through the sedimentation tank where microbial flocks, है ना, FLOCKS, where microbial flocks are allowed to settle down, full stop। The settled material is called activated sludge। तो फ्लॉक्स में कौन कौन आते हैं? तो फ्लॉक्स में आते हैं बैक्टीरिया, कौन वाले बैक्टीरिया? एरोबिक बैक्टीरिया, माइक्रोफंजाई और माइक्रोएल्गी, लाइक क्लोरेला, है ना? तो क्लोरेला डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है। ये सब मिलाकर के क्या बनाते हैं? बायोफ्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, activated sludge is collected, and subjected to digestion, activated sludge is collected and subjected to digestion in separate tank, full stop। This tank have anaerobic atmosphere, So separate tank in these activated sludge is transferred into separate tank. This tank have anaerobic atmosphere, full stop। इसी में लिखेंगे anaerobic microorganism digest organic and soluble substances, तो soluble substance जो पानी में soluble होते हैं।
हाँ, जो पानी में soluble होते हैं, ओके सर। soluble impurities है ना, जैसे heavy metal वगैरह हो गया, and gaseous product. Next point, one last point. Finally, the treated sewage is subjected to chemical treatment before releasing into water body. बताओ भाई, इसमें कहीं पे कोई डाउट हो पूछे। कोई डाउट नहीं ना? नो सर, नो डाउट। बायोगैस प्लांट देखो, हालांकि बोर्ड में इसका डायग्राम आया था इस साल, मतलब लास्ट ईयर, मतलब जो रिटन हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इस बार तो आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ किस कौन पूछा गया, लेकिन जो लास्ट टाइम वाला जो रिटन बोर्ड हुआ था ना, तो उसमें 2020 वाले में, तो 20 वाले में पूछा हुआ था, इसका डायग्राम पूछा, 3 मार्कर था, एक पेपर में आया, सेट में आया था। तो देखो, लेकिन इसके बेसिस पे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इस बार भी नहीं आएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। इसका डायग्राम भर आपको याद रखना, इसका डायग्राम पूछा जाता है। तो सिंपल होता है। इसमें से बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गांव जाते होंगे उन लोगों ने पक्का देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अरे ये क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट। देखा है किसी ने? गोबर वाला, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, नहीं देखा? देखो, गवर्नमेंट ये फ्री में बनाती है, ये बायोगैस प्लांट जिसको बोलते हैं, इसको गोबर गैस प्लांट बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। अभी है क्या, कुछ नहीं करना होता। गोबर जो निकलता है ना, डंग जो निकलता है, उसको वाटर में मिला दिया जाता है, उसको स्लरी कहते हैं, और इस तरह के एक चेम्बर में भर दिया जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये ग्राउंड वाला पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट जो शेडेड है ना, ये ग्राउंड के नीचे है, जमीन के नीचे है। अब यहाँ से स्लरी जाती है, इसको डाइजेस्टर कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये टैंक होता है चारों तरफ से बंद, तो अंदर एनारोबिक कंडीशन हो गया, तो एनारोबिक बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं, मिथेनोजन जिनको बोलते हैं, तो मिथेनोजन ग्रो करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये ऊपर का चैम्बर खाली होता है, यहाँ पाइप लगा होता है, इसको ले जा करके सीधे कहाँ, वहां पे इकट्ठा कर लेते हैं। किधर पे इकट्ठा कर लेते हैं, वहां पे जो गैस चूल्हे में ले जाकर कोई जलाने का काम करते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ से, अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्लरी अब यहाँ से डाला जा रहा है, तो यहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा होगा निकल निकल के स्लज की तरह यहाँ इकट्ठा होता जाएगा। इस स्लज को सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद इसको अलग अलग डिफरेंट यूज में आते हैं, जैसे कि मतलब खेतों में डालने में काम आता है, कंपोस्ट की तरह यूज होता है, लैंड फिलिंग्स में यूज होता है, इस तरह से लोग यूज करते हैं। ये आपका बायोगैस प्लांट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डायग्राम आपको लेकिन पता होना चाहिए। यस सर। नोट करो, बायोगैस, बायोगैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बायोगैस इज mixture of gases produced from degradable organic matter by the activity of various anaerobic bacteria by the activity of various anaerobic bacteria that offers a low cost alternative energy requirement. Next one, microorganism involved in
biogas production are mainly microorganism involved in biogas production are mainly facultative mainly anaerobic bacteria are mainly facultative से क्या mainly facultative 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 anaerobic bacteria। कौन से बैक्टीरिया होते हैं facultative anaerobic बैक्टीरिया? कौन बताएगा? सर बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बता दीजिए, आपने ये क्या पहले कहा? मुझे ये बताओ Methanogens. facultative बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तुम्हें तो बता भी चुका हूं मैं। the methanogens मेथनोजन क्या? अब ये facultative बैक्टीरिया मतलब facultative कौन होते हैं ये बताओ। मैं कहता हूं कि दिस इज facultative anaerobic, ठीक है, या मैं बोलूं ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एक होते हैं ऑब्लिगेट, दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव। सर जो ऑक्सीजन के अंदर काम करते हैं। ऑक्सीजन के अंदर काम करते हैं, ऑक्सीजन के बिना काम करते हैं, उन्होंने क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव। बस देखो बता चुका हूं मैं तुम्हें। ऑब्लिगेट। हाँ दो में अब एक तो होगा ही होगा। फैकल्टेटिव होते हैं जो ऑक्सीजन के अंदर काम करते हैं। राइट, देखो समझो मेरी बात को। मैंने कहा कि मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूं, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, तो मैं कौन हूं? तो मैं ऑब्लिगेट वेजिटेरियन हूं। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं वैसे तो वेजिटेरियन हूं, लेकिन अगर मुझे खाना ना मिले तो मैं नॉन वेज भी खा सकता हूं, तो वो लोग फिर ऑब्लिगेट वेजिटेटिव नहीं है, वो कैसे हैं? वो फैकल्टेटिव वेजिटेरियन। इसी तरह से ऑब्लिगेट एनारोब तो वो हो गए कि अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो जिंदा रहेंगे, और अगर ऑक्सीजन मिल गई, एक्सपोज हो गई, तो काम करना बंद कर देंगे, मर जाएंगे। फैकल्टेटिव वो होंगे कि प्रेफरेबली उनको चाहिए एनारोबिक एटमॉस्फेयर, लेकिन अगर एरोबिक एटमॉस्फेयर भी होगा तो मरेंगे नहीं, बस काम करना बंद। अब समझ आया? तो इसमें जो बैक्टीरिया यूज होते हैं दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब कि वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करेंगे, फ्लोरिश करेंगे, मीथेन बनाएंगे, लेकिन एरोबिक कंडीशन में मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, बट काम नहीं करेंगे। तो नोट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सर पहले से सेंटेंस तो बता दीजिए सर। अच्छा, द माइक्रो क्या लिखा? सर microorganism involved in biogas production are mainly facultative anaerobic bacteria like methanogens, full stop. These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge. ठीक है, full stop. sir anaerobic Sludge. They also occur in rumen of cattle. ठीक है, next point. The biogas plant contain a concrete tank. 10 to 15 feet deep, covered by a lid. Full stop. The plant is
fed with, the plant is fed with mixture of, plant is fed with mixture of dung and water in the ratio of dung and water in the ratio of 1:1. One last point. Composition of biogas is that methane 50 to 68%, methane 50 to 68%. Next, CO2 25 to 35%, CO2 25 to 35%, hydrogen 1 to 5%. So हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होगा? हाँ, H2 के फॉर्म में 1 to 5%, नाइट्रोजन 2 to 7%, ठीक है ना। तो ये इसका ये था कॉम्पोजिशन, है ना। तो बस थोड़ा सा बचा है, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके, है ना। सर N2 आती है ना? हाँ, क्या N2? हाँ, आती है। N2 2 to 7%, ओके, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में बस ये कंप्लीट हो जाएगा 10-15 मिनट में। तो वो बायो फर्टिलाइजर वगैरह पढ़ाना है, वो पढ़ा करके फिर वो वाला चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, स्ट्रेटजीज वाला, और उसका नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। स्ट्रैटेजीज तो सिलेबस से निकल गया। हाँ, क्या कह रहे हो साहब? स्ट्रैटेजीज तो सिलेबस से चला गया, हटा दिया। नोट्स दे दूंगा यार, नीट के लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। खत्म कर Yes. है ना। और कुछ उसमें है नहीं यार ऐसा पढ़ने के लिए, ना पढ़ने के लिए कुछ है, ना उसमें कुछ पढ़ाने के लिए, बट स्टिल वी हैव टू कवर, है ना। तो जिससे नीट के एग्जाम से हमें ये लगे कि हमने, मतलब हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। तो फिर हम क्या करेंगे ना, स्ट्रेटजीज खत्म करेंगे, और स्ट्रेटजीज के बाद फिर अपन चलेंगे इस पूरे एनसीईआरटी के फ्रंट वाला जो सिलेबस है, इसमें एवोल्यूशन फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एवोल्यूशन करते रहेंगे, है ना? और वी हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो बाद में इकोलॉजी के भी 4 चैप्टर कराते हैं, सिलेबस तो अपना वही रखता है ना।